बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तबादला ख्याल की एक अहम एपिसोड के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मैं हूं यासिर आरिफ। आज हम यासिर साहब बात करेंगे कि जिस तरह हमने अपने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हुकूमत की जानिब से पहले एम्बुलेंसें खरीदने का एक ऐलान किया गया था, फिर पिंक बस सर्विस शुरू करने का मायदा किया गया था। इससे पहले हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीज को और मुख्तलिफ पार्लिमानी सेक्रेटरीज को और अपने गुजरा के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी, वो भी 80 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ियां थी। और अब एक और नई बहस छिड़ गई है कि हुकूमत की मजीद जो है वो गाड़ियां खरीदने का मंसूबा तैयार कर चुकी है। तो इस हवाले से एक तो बात करेंगे नाजरीन आपसे, और तफसील है कुछ यासर साहब के पास, इनसे भी पूछेंगे क्या तफसीलात हैं, तो आप बताएं जी नाजरीन को। जी उस्मान साहब, मुबैना तौर पर जो हाल ही में बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनके लिए और जो सेक्रेटरीज के लिए पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि उन्हें दो गाड़ियां उन्हें जो है ना अलॉट करने का उन्होंने फैसला किया है। उसके मुताबिक अभी मजीद 100 गाड़ियां आजाद कश्मीर हुकूमत खरीदने जा रही है मुबैना तौर पे। अच्छा, गाड़ी कहां से खरीदेगी? गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है खरीदने के मामला, हमें तो समझ नहीं आ रही है। ये फंड पे रोना रह जाता है। यही तो असल बात है ना, हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि आजाद कश्मीर हुकूमत की तरजीहात क्या है। अब आप अंदाजा करें कि ये जो 100 नई गाड़ियां मुबैना तौर पर खरीदी जा रही हैं, इनकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए बन रही है। और इसके लिए आजाद कश्मीर के जो अजीब बात यह है कि सेक्रेटरी सर्विसेज आजाद कश्मीर, उन्होंने कराची की एक कंपनी के साथ इस हवाले से उनकी बातचीत चल रही है। और आप अमृत प्रवेश साहब, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और आपको याद होगा कि माजी में भी जो 84 करोड़ रुपए की तकरीबन गाड़ियां खरीदी गई थी पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए, वो भी सेक्रेटरी सर्विसेज ही के थ्रू खरीदी गई थी। हालांकि रूल ऑफ बिजनेस के तहत डिपार्टमेंट्स, मसलन अगर लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडी के अफसरान के लिए गाड़ियां जरूरत है तो ये गाड़ियां उन डिपार्टमेंट को खरीदनी चाहिए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए और डिपार्टमेंट खरीदें, जो एक तरीकेकार तय है। लेकिन ये यहाँ पे आजाद कश्मीर के जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, और क्योंकि वो वजीर आजम आजाद कश्मीर के बड़े करीबी गिरदाने जाते हैं, तो अभी वो 1 अरब रुपए की मजीद गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। अब इससे इस चीज का अंदाजा लगाइए कि हुकूमत आजाद कश्मीर की तरजीहात क्या है। दूसरी तरफ तरजीहात यही है ना जी, आप देखें, आपको अभी तक समझ नहीं है। तरजीहात उनकी ये गाड़ियां खरीदें, मजे करें, ऐशियां करें, अवाम भाड़ में जाए, महंगाई है तो होती रहे, और अवाम लुटते हैं तो लुटते रहें, अवाम को कोई सहूलियात नहीं है। आपने इस तरह वज़ीर आज़म के हल्के से भी एक काम किया था और लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, और लोगों ने कहा जी कि वज़ीर आज़म साहब हल्के में आए नहीं है, 2 साल से वोट लेके गए हैं, और बाज़ जगहों पर वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये कहा है कि मैंने तो वोट वहां से खरीदे, तो फिर हल्के में जाने की जरूरत क्या है? आप यहाँ से बता जाएंगे हुकूमत की तरजीहात यही है। जिस तरह आप कह रहे हैं हुकूमत की तरजीहात क्या है, तो तरजीहात यही है भाई कि गाड़ियां नई नई लें, ऐशियां करें, मजे करें, अवाम के मसाइल हैं तो होते रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी तरफ आजाद कश्मीर की जो अदालत आलिया है, उसने 8/3/2023 को एक डिसीजन दिया है, एक डायरेक्शन दी है उन्होंने महकमा सर्विसेज को कि महकमा सर्विसेज 20 दिनों के अंदर आजाद कश्मीर भर के अंदर जो भी सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं उनकी तफसील जमा करवाए, और जो इस्तेकाक, जितना अगर 1300 सीसी का इस्तेकाक है जिस ऑफिसर को, वही गाड़ी वो इस्तेमाल करने का मजाज है। जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई गई थी वो अमलन आजाद कश्मीर की अदालत आलिया ने उसको मअतल कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं वो स्टे ऑर्डर पे हैं, और उनके स्टे ऑर्डर को भी इससे मशरूत किया है कि जब तक वो अपना ये टास्क, ये गाड़ियां आजाद कश्मीर भर की रिपोर्ट जमा नहीं करवा देते, तब तक उनका स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा और उन्हें न छेड़ा जाए। एक तरफ अदालत नोटिस ले रही है और दूसरी तरफ 1 अरब की ये गाड़ियां, और इसके ऊपर पिछले दिनों आपने भी कहा था कि कुछ एम्बुलेंसेज भी खरीदी जा रही हैं, सर्विसेज भी। अब ये मुसलसल जो गाड़ियों की खरीदारी की जा रही है, ये मामला इतना मशकूक हो रहा है, तकरीबन ये तीसरा एपिसोड है कि आखिरकार कहीं इन गाड़ियों की खरीदारी में कोई कमीशन तो नहीं है, कोई कंपनियों के साथ बैकएंड पे कोई डील तो नहीं है। आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट आते ही सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं? उधर आटे पे सब्सिडी का इशू का रोना जोया जा रहा है। छोटी छोटी जो आम गरीब की जरूरियात हैं, जो थोक परचून के हिसाब से उसको रोजाना की गजाई जरूरियात है, उसके ऊपर तो आजाद कश्मीर हुकूमत चुप साधे हुआ है। रावलाकोट से एक प्रोसेशन इस्लामाबाद की तरफ महंगाई के खिलाफ रवाना हो रहा है, लेकिन आजाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है गाड़ियों पे गाड़ियां लेके जा रही है। आज सुना कि बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा उनकी जानिब से, एक बड़ा मुजाहरा किया जाएगा,
और इसी हवाले से किया जाएगा कि जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, जो आवाम के मसाइल हैं, यासर साहब वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हुकूमत के कानों के ऊपर जून तक नहीं रेंगती कि उनके मसाइल क्या हैं। ये वही हुकूमत है कि जो जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हम आवाम को उनकी घर की दहलीज पर सहूलियात पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक हमें इन 2 सालों में सहूलियात नाम की तो कोई चीज नजर नहीं आई, सिवाय उनकी अपनी तनख्वाहों में इजाफे के, नई गाड़ियां खरीदने के और अपने लिए मुराद के और पैकेजेस के ऐलान करने के। अवाम के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर भी नाजरीन ये है कि जिस तरह मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन मुंतखब हुए हैं बलदियाती इंतखाबात में, तो उस हवाले से खबर ये आई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक फैसला किया कि उनको एक मखसूस किस्म का गाउन पहनाया जाएगा, जिस तरह बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड में लोग पहनते हैं, उनके जो मेम्बरान हैं वो पहनते हैं। उसके साथ साथ एक आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो लोगो है, वो मार्क, उसका जो डिजाइन है वो भी उसके जो स्ट्रिप्स बना के वो गले में वो भी पहनाई जाएगी। तो ये तो वो अंग्रेज वाला सिस्टम, जिस तरह एक अंग्रेज छोड़ के गया था, अभी एक हमारे जहनों में वही चीज सवार है, उन्हीं की हम कॉपी कर रहे हैं। वो इस तरह का गाउन, उसी तरह का वो जो हार टाइप गले में डालेंगे। तो ये क्या आप समझते हैं कि ये अभी तक हमारे जहनों से वो गुलामी वाली बातें नहीं निकली हैं? अंग्रेज तो छोड़ के चला गया है। जी उस्मान साहब, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम जो पिछले टॉपिक पे बात कर रहे थे उसमें मैं थोड़ी सी और एडिशन कर लूं। आप अंदाजा कर लें कि पीएससी की हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने ब्रीफिंग ली है और वहां पे डायरेक्टर की असामी के लिए उन्होंने कंटीजेंट से 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और उन्हें यह कहा है कि आपको स्टाफ मुहैया किया जाएगा। पीएससी जो कमीशन के मेंबरान हैं उन्हें रिहाइश दी जाएंगी, उन्हें सहूलियात दी जाएंगी। सिर्फ 10 लाख रुपया पीएससी को दिया जाता है। दूसरी तरफ खड़ी शरीफ के दरबार के लिए प्राइम मिनिस्टर वहां जाके ऐलान करते हैं 5 करोड़ रुपया। ठीक है, गाड़ियों की खरीदारी के लिए तकरीबन 1 अरब रुपया। अब यहां पे ये देखें कि हम अपनी रियासत को किस डगर पे ले जा रहे हैं। तो सरदार तनवीर इलियास खान वो वजीर आजम हैं, जब आए थे तो उनके बारे में और उनके खुद के ख्यालात क्या थे कि मैंने आके इस सिस्टम के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हमने इदारों को मुस्तहकम करना है। तो और ब्यूरोक्रेसी को साहब मुस्तहकम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए इनकी ट्रेनिंग्स कर रही है। वो भी ट्रेनिंग भी हो गई, कॉम्पिटेंसी भी उनकी। लेकिन अब जहां पे जो सूरत हाल नजर आ रही है कि वो एक जिसे कहते हैं अफसरशाही को मजीद स्ट्रॉन्ग करना और उन लोगों को मजीद मुस्तहकम करना, और काम की तरफ कोई तवज्जो ध्यान नहीं है और सिर्फ उनकी मरात में इजाफा करना। ये बड़ी अपनी बादशाही को बचाने के लिए ना, अपनी बादशाही को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करने पड़ते हैं ना। अगर ऐसा हुआ तो ये सरदार तनवीर इलियास खान साहब के लिए उनकी सियासी मौत साबित हुआ। क्या हो रहा है ये, और हमने ये हो रहा है देखें, क्योंकि अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो नारा लेके आए थे, सरदार तनवीर इलियास खान साहब का इश्यू नहीं है बड़ी गाड़ी, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ी हेलीकॉप्टर पे घूमना फिरना, बहुत आला ड्रेस पहनना, बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बड़े वेलकम करना, ये सरदार तनवीर इलियास खान की डिमांड नहीं है। क्योंकि दुनिया जानती है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले भी बड़े शाहाना अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारते थे और अपने वसाइल से गुजारते थे। जब इक्तदार में आए हैं तो फिर वो जब ये कहते हैं इस्लामी तर्ज हुकूमत, वो मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो फिर लोग उनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप उमर फारूक जैसा निजाम लाने के लिए कोशिश करेंगे, आप सदीक अकबर की फिर मिसाल जरा कायम करें, फिर आप जो हमारे खुलाफा थे उन्होंने जिस तर्ज की हुक्मरानी की कि कपड़े का हजरत उमर का से पूछा गया कि आपने माले गनीमत से मिलने वाले कपड़े से जायद कपड़ा आपके जिस्म पे क्यों है, फिर आपको इस तरह की मिसालें कायम करनी पड़ेंगी। राशिदीन वाला तर्ज निजाम हुकूमत अगर यहाँ अपनाया जाए तो क्या बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद कई हमारे ऐसे हुक्मरान हैं जो बहुत इंसाफ पसंद थे, अगर उनका मॉडल ही अपनाया जाए तो वो बड़ी बात है। खुलफाए राशिदीन वाला मॉडल अपनाना तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर ये हो जाए तो क्या बात है, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो निजाम हुकूमत जिस तरह से चलाया जा रहा है, आप उससे वाकिफ हैं, हमारी रियासत के लोग उससे वाकिफ हैं, हर बंदा जानता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने रियासत की समत का तयन दुरुस्त करना है तो फिर आप पीएससी के लिए जाके 10 लाख रुपए और खड़ी शरीफ जाके तो 15 करोड़ पे ऐलान न करते। मज़ारात औलिया हम उनके कदरदान हैं, औलिया की वजह से ये बर्रे सगीर और दुनिया के अंदर उनके बरकत और फ्यूज बरकत की वजह से ये दुनिया के अंदर जो है ना, दुनिया के निजाम के अंदर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपको वो मॉडल अपनाने होंगे जिससे रियासत स्ट्रेंथन हो।
रियासत स्ट्रेंथन होगी जब पीएससी से रेगुलर मेरिट पे लोग आएंगे, ऑफिसर कंपिटेंट लोग आएंगे। फिर एडॉक एक्ट आपको नहीं देना होगा, बिल्कुल। फिर आप एडॉक एक्ट देके उन्हीं नायर लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, आप कंपिटेंट लोगों को लाएंगे जो रियासत की बागडोर संभालेंगे, ये आपका क्रेडिट है। लेकिन बदकिस्मती से सरदार तनवीर इलियास खान साहब, आप सब वो काम कर रहे हैं, आपके तमाम तर इकदामात वो हैं जो आपके डिस्क्रेडिट में जाते हैं और आपके मशीर शायद आपको मशवरा अच्छा नहीं देते। ये चीजें पिछली गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट का वाइड क्रेडिट जो आखिरी वक्त तक और इलेक्शन में भी उनका पूरे उस दौरान साथ दिया, वो एनटीएस था कि जहां पे एक जमादार की बेटी जब वो एनटीएस के जरिए टीचर लगी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। बाग के अंदर एक हजाम की बेटी जिसने खुद कहा कि मैं जिंदगी भर अपनी जिंदगी के अंदर कभी सोच नहीं सकता था कि इस अकरबा परवर और इस सफारशी माहौल के अंदर मेरी बेटी एनटीएस के जरिए जाके टीचर लगेगी, उसकी आंखों में आंसू थे। और वो निजाम के अंदर नून लीग का गुज़िश्ता दौर का वो क्रेडिट वो उनके सेरा उनको बंधा रहा, लेकिन आखिरी वक्त में बदकिस्मती से उसके ऊपर भी उन्होंने बदनीयती का मुजाहिरा किया। फिर इलेक्शन में किस तरह पिटे। आप सुन लें हुज़ूर वाला, किस दुनिया में रहते हैं हम, जो तजावीज़ दे रहे हैं इन तजावीज़ को सुना है बादशाह सलामत जो है वो उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है और कि हमारे ऊपर बेजा तनकीद की जा रही है। हालांकि नाजरीन इस चीज़ के गवाह हैं कि हमने कोई बेजा तनकीद नहीं की, हमने तजावीज़ दी हैं और इन तजावीज़ के ऊपर वो अमल करेंगे तो उनका अपना फायदा है, उनके अपने हक में। हमने तो कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं की और ना उनके ये हमने कहा था कि उनके हवाई ऐलानात हैं और वाकई दुनिया जानती है कि हवाई ऐलानात किस तरह किए गए हैं, उनके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी तनकीद को जिस तरह उन्होंने लिया और काफ़ी जगहों से हमें ये इतला भी मिली है कि बड़ा उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया इसके ऊपर कि वो तनकीद की जा रही है, बेजा तनकीद की जा रही है। लेकिन नाजरीन, मैं बहुत दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि नाजरीन इस चीज़ के गवाह हैं। अगर हम बेजा तनकीद कर रहे हैं आप हमें बता सकते हैं, हमने ऐसे ऐसे जो उनके इकदाम हैं जिनको पॉइंट आउट किया वो अगर वाकई दुरुस्त हैं, हमने अगर गलत उनको पॉइंट आउट किया तो आप हमें बता सकते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब खुद ये बता सकते हैं कि कौन से जो हमने पॉइंट आउट किए हैं उनमें को गलतियां हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप उस्मान साहब। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर, आज हम ऑन कैमरा उनको एक बात कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत ज्यादा कि आप शायद वन साइडेड तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ये बात कहते हैं कि हुजूर आप 2-3 चीजों से बाहर निकलें। नंबर 1, प्लांटेड है, एजेंडे पे काम कर रहा है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। जिस तरह के आपके मशीर हैं और जिस तरह के आपके इकदामात हैं उसमें आपको न किसी प्लांटेड शख्स की जरूरत है, न किसी एजेंडे वाले शख्स की जरूरत है और न किसी साजिश की जरूरत है। भाईजान, उनको तो लोग ये बता रहे हैं कि वो जाली साफी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जाली साफी क्या होता है। और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने इजहार भी किया है जी वो जाली साफी है जी, वो उस्मान ताहिर जाली साफी है जी, वो यासर जाली साफी, वो फलाना है जी। उनको तो एक लफ्ज लिखना नहीं आता है जी, उनको बोलना नहीं आता है, उनको पढ़ना नहीं आता। हम पागल हैं, हमको लोग। उस्मान साहब, आपको परेशानी होना चाहिए इसलिए कि जो वो शख्स आपको जो है ना बुरा भला कहता है, ये साफी को अगर कोई बुरा भला कहता है, इवन कोई गाली देता है, तो ये वो शहजाद राठौर साहब हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, तो एक दौर में वो और मैं दोनों एक पॉलिटिशियन के खिलाफ हमने कॉलम्स लिखे, यानी हकाई पे मबनी लिखे। तो उन्होंने एक हमारे और जर्नलिस्ट दोस्त को बुला के जो है ना खूब हम दोनों को गालियां दी। तो बाद में उस दोस्त ने हमें बता दिया जी कि आज सुबह खूब गालियां दी गई। तो शहजाद राठौर साहब का बड़ा उसके ऊपर बेहतरीन तजिया था। उन्होंने कहा यासर यही बात याद रखो कि ये जो साफियों को गालियां पड़ रही होती है ना, और जब जिस शख्स को आपने आईना दिखाया हो वो गालियां दे रहा हो, तो ये गालियां नहीं, ये जर्नलिस्ट के लिए फूल होते हैं। दरअसल वो अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे होते हैं। तो हम सरदार तनवीर इलियास खान साहब जैसे बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि रवायती पॉलिटिशियन ने ये किया। सरदार तनवीर इलियास साहब को ये बात समझनी चाहिए कि जिन लोगों को आप कहते हैं ये प्लांटेड है, ये एजेंडे पे हैं। याद रखें, एक जर्नलिस्ट, आप खुद भी आपने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, वो कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ही आपने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की, लेकिन जो शख्स रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ के जर्नलिज्म आया होता है और उसने जो है ना अच्छी खासी खाक छानी होती है ना, वो किसी एजेंडे पे नहीं चलता। हम पैदा नहीं हुआ कोई खाक छानने वालों में शामिल है जी। हम पैदा नहीं हुआ कि जो हमें एजेंडे दे, जो हमें प्लांट करे, किसी के एजेंडे पे हम काम जो हमें प्रोवोक करे, जो हमें साजिश में अपना अलाकार बनाए। हम एजेंडा सेटर खुद हैं, एजेंडा हमने खुद सेट किया है, कोई माई का लाल हमें एजेंडा नहीं दे सकता। और आपके जहन में अगर इस तरह के जो ख्यालात है वो निकालें,
हमारी अगर गुफ्तगू आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि जर्नलिज्म का रास्ता है, हम ये आईना आपको दिखाते रहेंगे और ये बदनीयती पे बुनियाद पे नहीं दिखाएंगे। नहीं, कोई बदनीयती हमारे बिल्कुल आपको खुलूस नियत से दिखाएंगे। आप क्या बिल्कुल ऐसी है। काफी सारे लोगों ने साहब यही कहा है कि आपका अक्सर प्रोग्राम हमने देखे हैं कि टू द पॉइंट होते हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ आप के जो प्रोग्राम है वो घूमते हैं, तनवीर इलियास साहब की गिर्द घूमते हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि भाई रियासत के वज़ीर आज़म है, रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जब हम उनके हवाले से बात नहीं करेंगे तो फिर किस हवाले से बात करें। देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव का एक ऑर्डर है, वो मिनटों में उसको मान लिया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव के मुंह से ऑर्डर निकलता है, अगले चंद लम्हों में उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो जाती है। तो जब हम चीफ एग्जीक्यूटिव को हदफ तनकीद नहीं बनाएंगे, जब उनको हम नहीं बताएंगे कि भाई ये इकदाम आपने करने हैं, आपने इसकी इंप्लीमेंटेशन करवानी है, तो फिर हम किसको कहें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसी है। चीफ एग्जीक्यूटिव में दूसरा, हम ये आज भी कहते हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब आजाद कश्मीर के वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठे हुए हैं, तो वो हम उन पे तनकीद भी करते हैं, बात भी करते हैं। जिस दिन वो अपने मनसब से उतर जाएंगे उस दिन के बाद शायद हमारे मुंह से कोई बात हमारे उनके जात से इशू नहीं है, हमारे उनके बिजनेस से इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसी चीज से हमारे उसका इशू नहीं है। जब वो इस मनसब पे बैठे हुए हैं तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे हम बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, हम आपसे पूछेंगे और आपको एक्सपोज करेंगे। ये एक जर्नलिस्ट का राइट बनता है कि वो ऐसा करे। दूसरी बात ये थी उस्मान साहब, आपने के मेयर और डिप्टी मेयर और मुंतखब नुमाइंदों के लिए अब वो प्रेस रिलीज जो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की आईडी से, जो उनकी जाती आईडी से चला है ना, उसका मैं पहला जुमला आपको सुनाता हूं। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, मुंतखब नुमाइंदों को खुसूसी इज्जत और तकरीम से नवाजने के लिए खास मेडल, गाउन ज़ेबे तन करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का तारीखी इकदाम। ठीक है। हुजूर वाला इमरान खान साहब जो आपकी इस पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कौमी लिबास अपना यूनाइटेड नेशन में पहना था तो दुनिया के अंदर इसकी गूंज आई थी, इज्जत और तकरीम हुई थी। आप जो मेडल और गाउन पहनाना चाह रहे हैं, ये बरतानिया के लॉर्ड मेयर, जिस तरह उस्मान साहब आपने बात की, ये उनका तुर्रा इम्तियाज है। ठीक है। आप मुंतखब नुमाइंदों को लोकल बॉडीज के अंदर आम लोगों में से उठाकर इतना खास न बनाएं कि वो अवतार बन जाएं। उन्हें ये चीज लगे कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं जिनसे वोट लेके आए हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं क्योंकि ये आपका ये चीजें आपके रवैये पे असरअंदाज होती हैं। आप उनको ये हिदायत करते हैं कि आपने पब्लिक में घुल मिल के रहना है। जिसने गाउन और मेडल पहना हुआ है, कल उस मुंतखब नुमाइंदे ने दफ्तर से उठ के अगर बाग के DHQ हॉस्पिटल में जाके एक मरीज की इयादत करनी है तो हुजूर वाला बताइए कि उसका वो प्रोटोकॉल, उसके अंदर एक जो ईगो पैदा होगी, इन चीजों से ईगो उसके अंदर आएगी, क्या वो उसकी इस हायरार्की को, आपके सिस्टम को मुतासर नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, डेफिनेटली करेगी। और ये फैसला वाकई बड़ा हैरान कुन फैसला था, बजाय इसके कि आप ऐसे इकदाम जारी करते और ऐसे अपने उन नुमाइंदों को ये हिदायत करते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि आप जिन लोगों से वोट लेके आए हैं, पहली तरजीह आपकी उनकी ये है कि आप उनमें घुल मिल जाएं, जो लिबास उन्होंने पहना है वही लिबास आप पहने। और एक मुनफरिद नजर आने से क्या होगा? मुनफरिद नजर आने से कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ नहीं होना। ऐसे ही कॉस्मेटिक सर्जरी, इस सिस्टम को ऑपरेट करने की जरूरत है। ऐसे ही है, इसका ऑपरेशन करने की जरूरत है। ऑपरेशन की तरफ आप जा ही नहीं रहे। आप ऑपरेशन का इलाज करना चाह रहे हैं पेनाडोल से और पैरासीटामोल से, पेन किलर से। ये नहीं होगा। जो सर्जरी होनी है, सर्जरी छोड़ के, सर्जरी आप छोड़ के आप इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। इन चीजों से ये जिस तरह का आप लोगों को बनाना शुरू हो गए हैं, एक क्लास तो तैयार हो जाएगी, जैसे अशराफिया की क्लास है, जैसे हमारे यहाँ अफसरशाही की क्लास है। आप अपनी तर्ज पे लोगों को, इस कम्प्लेक्स से लोगों को निकालना है। बिल्कुल। ये कपड़े, ये ड्रेस, ये सूट, ये चीजें मैटर नहीं करती। पहले ही लोग मसाइल का शिकार हैं, सेहत की बुरी हालत है, हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएं तो हमने पिछले अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि हॉस्पिटल्स में इतना बड़ा फुकदान है, चेकिंग डॉक्टर्स के हवाले से, और खासकर कुछ ऐसी चीजें आई थी कि एक्सपायर दवाइयां जो हैं वो लोगों को दी जा रही हैं। तो अल्लाह माफ करे, ये ऐसे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। ऐसे ही है, देखें अफगानिस्तान, तालीम के मसाइल आप देखें, हमारे यहाँ कितने सारे स्कूल हैं अभी तक जो अर्थक्वेक में डैमेज हुए थे,
वो अभी तक नहीं बन पाए हैं। लोगों के बच्चे बच्चियां जो है वो बाहर सर्दी गर्मी में बैठ के पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ सड़कों की जो हालत है वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है पूरे आज़ाद कश्मीर में, वज़ीर आज़म के हल्के में। और इसके साथ साथ पानी के पीने के जो मसाइल हैं या साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। लोग गंदा पानी लोग अगर पिएंगे तो उससे कितनी बड़ी बीमारियां फैलेंगी, हेपेटाइटिस फैलने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। तो ये ऐसे ऐसे काम है जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये कॉस्मेटिक्स टाइप सर्जरीज और ये जो काम आप शुरू किए हुए, इससे अवाम की जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यासर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो अगले किसी प्रोग्राम में मजीद जो है वो चंद अहम इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप अगर नाज़रीन को कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल ऐसे ही उस्मान साहब, चीजों को हम सामने लाते रहेंगे, लेकिन जो चीजें हम पब्लिक के सामने ला रहे हैं, हम यकीन रखते हैं जिस तरह फीडबैक आ रहा है हमें, ये पब्लिक के दिल में उतरने वाली बातें हैं। एक चीज को फिर पब्लिक ये देख ले कि हम पब्लिक को जवाब दे हैं कि हमारी कोई चीज बदनीयती की बुनियाद बिल्कुल नहीं होती। हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि बदनीयती की बुनियाद पे शुरू की कोई चीज ज्यादा देर प्रोलॉन्ग लंबा नहीं चल सकती और वो बायसर नहीं हो सकती। हम पब्लिक की आवाज बनेंगे, पब्लिक के सामने बात करेंगे, और ऑडियंस को भी हम कहते हैं जहां पे आप फील करें कि हम करेक्ट नहीं है, आपका राइट बनता है कि आप राय रास्त हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताएं। बिल्कुल, हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया था और अभी भी आपकी स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है। अगर कोई सजेशन, कोई तजवीज हमारे नाज़रीन हमें देना चाहें तो हाजिर हैं किसी भी हवाले से। अगर आपके इलाके में कोई मसाइल हैं सेहत के, तालीम के और एजुकेशन के, पानी के, उस हवाले से आप हमसे बात कर सकते हैं। हम इन इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह करे आपके मसाइल हल हों। यासर साहब, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी अहम मौजूद के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।